नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। और गलता लोहा कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वो अपने लिए नहीं किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अब समझ आ गई उस समय बेचारे बच्चों की क्या मुश्किल होती थी कि सबसे मजबूत डंडी ढूंढ कर लाता है जैसे उससे उसकी नहीं किसी और की पिटाई होनी हो। ये उसकी मजबूरी थी। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, पूरा दिन घोटा लगाने पर भी, घोटा लगाने का मतलब रटना, उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर से लड़खड़ा गया। तीसरी सीढ़ी मतलब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, अभी 3 तक पहुंचा और फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे उसके लाए हुए बैंत का उपयोग न करने की बजाय जुबान की चाबुक चला दी। यानी जो डंडी वो लेकर आया था उस डंडी से उसकी पिटाई नहीं की, बल्कि जुबान से अपमानजनक शब्द कह करके उसको दंड दिया। क्या बोले? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ये बोला उन्होंने कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, विद्या के ताप से ये कहाँ गलेगा। अपने थैले से फिर उन्होंने 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। अब पहले तो ये कह दिया उसको तेरे पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या के ताप से कोई असर उस पर होने वाला नहीं है। और फिर उसको अपने थैले में से 5-6 दरातियां निकाल के दे दी और कहा कि इसको धार लगा के ले आना। किताबों की विद्या का ताप लगाने के सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं? धनराम के जो पिताजी थे वो इतने अमीर नहीं थे कि अपने बेटे को और आगे पढ़ा सके, यानी बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्य उसके पिता में नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा हाथ पैर ठीक से चलाने लगा, तो धनराम के पिताजी ने उसे अपने ही काम में, यानी लोहार के काम में उसे अपने साथ लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या, घन कहते हैं हथौड़े को ही, वैसे घन माने हथौड़ा भी होता है, छोटे हथौड़े से लेकर के बड़ा हथौड़े चलाने की विद्या वो सीखने लगा। फर्क इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव खुद करते थे। अभी गंगाराम कौन है? धनराम के पिताजी हैं। कौन सा हथौड़ा वो चुनकर, उसको हथौड़ा चुनकर देते थे कि ले अब इस हथौड़े से तूने काम करना, अब इस हथौड़े को चलाना है। तो वो अपनी मर्जी से हथौड़े को चुन करके धनराम को चलाने के लिए दिया करते थे। और अगर जरा सी गलती होती, छड़ बेत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। ये लोग पिताजी भी ऐसी बेटे को काम सिखा रहे हैं, गलती करने पर जो भी हाथ में लग रहा है उसी से उसकी पिटाई कर देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक से चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। सहज भाव से, देखो सहज भाव से मतलब बिना किसी परेशानी के। पिता ने उसको डांट डपट करके, मार पीट करके अपना व्यवसाय सिखा दिया था। इसलिए अचानक से जब एक दिन गंगाराम की मृत्यु हुई तो उसके पुत्र ने, धनराम ने, पिता के उस कार्य को बड़ी सहजता से संभाल लिया। पास पड़ोस के गांव वालों को तो याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। यानी उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो गंगाराम से काम करवाते थे और कब धनराम उनके काम को करने लगा। कोई अंतर, कोई फर्क उन्हें धनराम के कार्य में नहीं लगा।
प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। प्राइमरी स्कूल की सीमा का मतलब 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक जो होती है वो प्राइमरी होता है। तो स्कूल में, गांव में जो स्कूल था 8वीं कक्षा तक था और मोहन ने उसमें छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, यानी बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ और उसमें उसको छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति कहते हैं स्कॉलरशिप को। और जैसा कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी अक्सर सबको कहते थे कि देखना एक दिन मोहन स्कूल का, गांव का और मेरा नाम रोशन करेगा, और छात्रवृत्ति लेकर मोहन ने उनकी भविष्यवाणी को सत्य साबित कर दिया। साधारण हैसियत से दिखने वाले यजमानों की पुरताही करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। वे भी अब अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। यानी अब बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया है तो जो पुरोहित जी हैं उनके मन में भी एक हौसला हो गया कि बेटे को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा आदमी बनाएंगे। पीढ़ियों से चले आ रहे अपने पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। तो तिवारी जी का, वंशीधर तिवारी, मोहन के पिताजी का जो पैतृक धंधा है, जो पूर्वजों से चला आ रहा है, पुरोहिताई का धंधा, अब वो भी उन्हें निराश कर रहा है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा ये काम काज करवाते नहीं हैं, लोग ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। तो वो भी अपने इस काम से अब निराश हो रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब पुत्र को पढ़ाई लिखाएंगे और एक बड़ा आदमी बनाएंगे, क्योंकि दान दक्षिणा के बूते पर अब वे किसी तरह परिवार का पेट नहीं भर पाते थे, आधा पेट ही मुश्किल से भरते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्रता मिटा देगा, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर भर से ही तो सब कुछ नहीं होता ना। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील की दूरी पर था। यानी 8वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए स्कूल जो था वो गांव से 4 मील की दूरी पर था। 2 मील की चढ़ाई थी। बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। यानी 2 मील चढ़ाई चढ़कर जाना होता था और रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे बरसात के मौसम में पार करना खतरनाक होता था। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। अब बालक मोहन रास्ता तय करके स्कूल जाता, छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। क्या कहना चाहते हैं? 4 दूरी पर बच्चा जाता आता, स्कूल में पढ़ता, थक जाता तो पिता वेद पुराणों की कथाएं सुनाते, उन बच्चों की कथाएं सुनाते थे जिन्होंने घर से दूर मुश्किलें उठाकर शिक्षा ग्रहण की थी, और अपने पुत्र के उत्साह को बढ़ाने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर ही मोहन का डेरा तय कर दिया। डेरा तय करने का मतलब होता है मोहन के रहने की वहीं व्यवस्था कर दी, ताकि बरसात के दिनों में वो वहीं पर रहे और वहीं रहकर पढ़ाई करे, एक यजमान के घर पर। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पी करके स्कूल जाता, छुट्टियों में नदी पार उतार होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारे कौन होते हैं? घास काटकर जो लेके आते हैं उसे घसियारा कहते हैं। कुछ घसियारों के साथ नदी पार करके घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी बारिश होने के कारण अचानक से नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए। मतलब पहाड़ी पर कहीं बहुत बारिश हुई होगी तो अचानक से नदी में पानी आ गया। पहले तो झाड़ वाड़ आए, फिर पत्ते वगैरह आई, मिट्टी आ गई। फिर अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। मटमैला पानी मतलब मिट्टी वाला पानी।
लोग किसी तरह सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद तो वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। समझ आ गया? एक बार की घटना सुना रहे हैं कि जैसे नदी में पानी भी नहीं था, वंशीधर भी ये आ रहा था और लोगों के साथ, अचानक से पहाड़ी पर बारिश होने से पानी नदी में आया और बहुत मुश्किल से जान बचा करके वो किस तरह सकुशल अपने घर लौटा। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। अब क्या कहते हैं, बिरादरी मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण का एक मतलब उस जाति का एक संपन्न परिवार का लड़का जो लखनऊ में रहता था, रमेश, छुट्टियों में घर आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उससे बात की, चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल उनको सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें यह भी सुझाव दिया कि वह मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। यानी शहर के में लखनऊ में रहने वाला रमेश नाम का लड़का घर आता है, गांव में आता है। वंशीधर जी उसके सामने अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता रखते हैं और वो उन्हें शहर ले जाकर वंशीधर को पढ़ाने की बात कहता है और इस तरह बूढ़े वंशीधर को एक उम्मीद उसके मन में जगह देता है। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान ही मिल गए थे। अब रमेश ने जब वादा या उसको सहारा दिया कि वो लखनऊ ले जाएगा और उसे वहाँ उसे पढ़ाएगा, तो वंशीधर को तो जैसे साक्षात भगवान मिल गए थे। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा, कृतज्ञता के आंसू आ गए। भरे गले से वे इतना कह पाए, बिरादरी का यही सहारा होता है। मैं जैसे कहा कि उन्हीं की बिरादरी का था, रमेश भी ब्राह्मण जाति का था और इसलिए कृतज्ञ हो गए, आंसू आ गए, एहसानमंद हो गए और बोले कि अपनी बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस जब लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। घर में 2 महिलाएं थी जिन्हें वो चाची और भाभी कहकर पुकारता था। एक रमेश की पत्नी थी और दूसरी शायद उसकी माँ होगी या कोई भी होगी। उनका घर के काम में हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वो मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब देखो, शहर में आकर के क्या कर रहे हैं हम, घर में पहले काम करना शुरू किया उसने, महिलाओं के काम में हाथ बटा रहा है। अब उस आसपास के जो महिलाएं हैं, मोहल्ले भर की जो महिलाएं हैं, वे उनके भी काम में अब वो हाथ बटा रहा है। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ जरा, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे जरा। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए दफ्तर में क्या था, वो क्लर्क था रमेश। मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। यानी मोहन को रमेश ने अपने मोहल्ले में ये नहीं बताया था कि ये उसका बिरादरी का भाई है, उसके गांव का है, उसके ब्राह्मण जाति का है, बल्कि लोगों से परिचय कराया उसे घरेलू नौकर कह करके। अब ये बात मोहन को भी समझ में आने लगी थी। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। हीला हवाली करना मतलब होता है कि जब कुछ समय बीत गया और मोहन के बार बार कहने पर रमेश ने उसे एक सरकारी स्कूल में उसका दाखला करवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वो मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान ही नहीं बना पाया, क्योंकि गांव का इतना मेधावी छात्र था, शहर के स्कूल में वो अपनी पहचान बना ही नहीं पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। लीक का मतलब होता है एक बना बनाया ठर्रा है, एक सिस्टम है, एक नियम बना है और उसी नियम से वो चल रहा है। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी मिलता, तब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता,
वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की छुट्टियों की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। कहने का मतलब है कि गांव में जाने का साल में एक आध बार मौका भी मिलता था, लेकिन रमेश उसको नहीं ले जाता था। ये कह करके कि तू अगले दर्जे की तैयारी कर लेना, उसे शहर में ही रोक देता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता भी कर लिया था, क्योंकि अब और कोई चारा भी उसके पास नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वंशीधर तो उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे और अपनी सच्चाई बता करके मोहन अपने पिता के को दुखी करना नहीं चाहता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियों में मोहन गांव आया। अच्छा, स्कूल में 5वीं तक पढ़ा होगा, ठीक है। उसके आगे 8वीं की जब पढ़ाई शुरू हो गई पूरी, तो घर आया। जब वो लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। अब 8वीं तक तो जैसे तैसे उसने पढ़ाई कर ली, लेकिन अब जब वो आया तो लगा कि अब ये शायद मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वो उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती। हजारों क्या कहता था रमेश, जब भी कहता पढ़ाई के लिए तो रमेश एक ही बात कहता था, हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है तू कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। टेक्निकल जो स्कूल होते हैं उसमें उसे, जहाँ उसको कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे स्कूल में उसको भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5 वर्ष 2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। यानी काम सीखने के बाद अब वो नौकरी की तलाश में घूम रहा है। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के बारे में पूछता तो वे बड़े उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते। मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन मोहन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो न केवल उन्हें दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी जुटा नहीं पाए। स्वप्न भंग का मतलब यह है कि जो सपने उन्होंने देखे थे वो सपने टूटने की बात भी वो लोगों से कह नहीं पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। धनराम कौन है? दोस्त है मोहन का। धनराम ने भी एक दिन मोहन के पिताजी से मोहन के बारे में पूछ लिया था। तो घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और वो शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर बड़े पद पर पहुंच जाएगा। अब देखो, दांत से घास का तिनका तोड़ करके बात कह रही है। ब्राह्मण है ना, वो जानते हैं कि झूठ बोलने का पाप होता है, लेकिन इस पाप से कैसे बचा जा सकता है वो जानते हैं। दांत में घास का तिनका फंसाया हुआ है और फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरों के आगे अपने को नीचा दिखाना नहीं चाहते। धनराम को भी मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा तो होना ही था, उसने भी मन ही मन सोचा। दांतों के बीच से तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर अब वंशीधर आगे बढ़ गए। अब वो तिनका हटा लिया और मन में ये विचार हो गया कि मैंने असत्य कहा है, इसका दोष मुझे नहीं लगेगा। धनराम के शब्द मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बड़ी देर तक कचोटते रहे। धनराम ने कहा ना, भाई मोहन लला तो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, तो ऐसा तो होना ही था। ये धनराम के ये शब्द वंशीधर जी को बहुत समय तक उनके कानों में गूंजते रहे, पीड़ा देते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ
बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। अब लौट कर आते हैं, ये सारी बातें हो गई और अब आमने सामने दोनों बैठे हैं और अब वो बचपन की बातें लेकर के सारी बातें हो रही हैं, कर रहे हैं। धनराम ने मोहन की हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। बड़े मन से उसकी धार लगाई। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग रहा था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो भी मैं तत्काल बना देता। कौन बोल रहा है? धनराम बोल रहा है मोहन से कि पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती है, अगर तुम किसी और के भी हाथ अगर ये मेरे पास भिजवा देते तो भी मैं तत्काल इसका धार लगाकर इसे भिजवा देता। मोहन ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वो फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही ना हो। और ये देख करके धनराम हैरान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज के नियम हैं। बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों के यहाँ ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। बैठना तो बहुत दूर की बात है, रुकते तक नहीं है। और एक मोहन है वहाँ बैठा हुआ है, काम हो गया है, फिर भी उसे जाने की जल्दी नहीं है। ये देख करके धनराम हैरान हो रहा है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना भी पड़ता था उन्हें, तो खड़े खड़े ही बातचीत निपटा ली जाती थी, काम करवा लिया जाता था। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए तो कहना भी शिल्पकार टोले के लिए उनकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा तो नहीं था। धनराम मनी मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में मतलब स्पष्ट रूप से उसने कुछ भी नहीं कहा और अपना काम करता रहा। यानी मोहन बैठा रहा, मोहन को बैठा देखता रहा और धनराम अपना काम करता रहा। हाँ, असमंजस तो हो रहा था, हैरानी तो हो रही थी कि ये जा क्यों नहीं रहा है। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक ठाक में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे ऐसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। देख रहे हो, धनराम लोहार है, काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ठीक से चोट नहीं मार पा रहा। तो मोहन उसके हाथ से ले लेता है लोहे को और खुद उसको चोट मारता है और एक सुघड़ गोले का रूप दे देता। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। मतलब कि मोहन ने अचानक से धनराम के हाथों से वो ले लिया और सब काम कर दिया। बेचारे धनराम को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो अवाक मोहन की तरफ देखता ही रह गया। अवाक मतलब बिना कुछ कहे। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक को इस तरह से काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वो शंकित दृष्टि से इधर उधर देख रहा था, इधर उधर देख रहा है वो, और हैरान हो रहा है कि मोहन कैसे उसकी भट्टी पर बैठ करके ये काम कर रहा है। धनराम को संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। यानी धनराम के मन में जो संकोच चल रहा था, जो असमंजस चल रहा था, जो हैरानी हो रही थी, मोहन उससे परे था, ध्यान ही नहीं था, बल्कि वो तो अपने बड़े संतुष्ट भाव से उस लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था।
उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक का मतलब होता है एक कुशल कारीगर की चमक थी, जिसमें ना कोई स्पर्धा थी, स्पर्धा मतलब कंपटीशन था, और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। यानी एक लोहे की छड़ को एक सुघड़ गोल आकार देने के बाद मोहन के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था। ठीक है, तो ये हो गया पाठ